समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान का चौथा दिन है अनशन का और आज आरएलडी की महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषा अहलावत यहां पर पहुंची और अपना समर्थन दिया। हमारे साथ हैं, बात करते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। मनीषा जी, बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है ये और जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज आप भी आई हैं, बहुत सारी बातें करी हैं, सारी बातें बताएं थोड़ा सा। देखिए, मैंने अभी हमारी पार्टी का देवन से समर्थन है, गठबंधन है, हमारा मजबूत गठबंधन है। वैचारिक तौर पे भी मैं इसको समर्थन देती हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं सरकारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था, वो इतनी कमज़ोर हो गई है, आप समझिए ना के बराबर है। तो अब गरीब के पास विकल्प नहीं है, गरीब को निजी में जाना पड़ रहा है। अब वो जब निजी में जाते हैं, आप समझिए अगर जीवन मृत्यु का एक सवाल है तो आदमी ये नहीं सोचता कि कितना पैसा लगेगा, वो चले जाते हैं अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। उसके बाद जब बात कर लेते हैं, स्पीकर की आवाज़ बढ़ गई है, मैं थोड़ा सा कहूँगा कि आगे की तरफ चलें थोड़ा। तो जब ये लाखों के बिल बनते हैं तब बेचारों को समझ में आता है कि क्या हुआ। अब जिसके पास जमीन है वो बेच देता है। आप मेरे ख्याल से अपनी विधानसभा क्षेत्र में भी जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं इस बारे में, तो क्या रिव्यू मिल रहा है? मैं ना केवल इस विधानसभा में नहीं, मैं मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, क्योंकि मैं महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मैं हर जगह यही देख रही हूँ। और खासकर महिलाओं में बहुत रोष है क्योंकि महिलाओं को आए दिन कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, उसमें कोई सहायता नहीं है। गांव में 8-10 किलोमीटर दूर अगर जाना पड़ रहा है इलाज के लिए, तो आप समझिए महिलाएं तो जा ही नहीं सकती। तो बड़ा दुख की बात है, लाचारी इतनी है, बीमारी बता नहीं रही है और महिलाओं पर वैसे भी खर्चा कम होता है। हाँ, एक आपने बात अभी महिलाओं के लिए बोली थी, B.R. अम्बेडकर जी का आपने उदाहरण लिया, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, बाबा साहेब का ये कहना था कि नारी की गोद में ही इस देश का भविष्य पलता है। तो जब हमारे नारी के गोद में भविष्य पल रहा है और नारी को आपने कमज़ोर कर दिया है तन से, मन से, धन से, तो भविष्य भी तो कमज़ोर होगा, है ना। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब ये सरकार नारी वंदन, उज्ज्वला, बेटी बचाओ वाले प्रोग्राम कर रही है, लेकिन जो नारी ज़मीन पर गरीब नारी को क्यों नहीं ये देख रहे? क्या गरीब महिला की कोई कीमत नहीं है जान की? उसके ऊपर तो परिवार वाले भी खर्च नहीं करते। अभी रिपोर्ट आई है कि जो किडनी डोनेशन होता है सबसे ज़्यादा महिलाएं करती हैं, लेकिन जब महिला को होता है तो उसे नहीं मिलती किडनी। महिला के लिए कोई किडनी नहीं देता घर वाला। तो महिलाओं के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। जो सरकार महिलाओं के लिए इतना माहौल पक्ष बना रही है, भर भर के उनके वोट ले रही है, महिलाओं के लिए एक अलग अस्पताल उनको बनाने चाहिए। लाखों पद खाली पड़े हैं सरकारी अस्पतालों में, उन्हें भरिए, महिला डॉक्टर रखिए। महिला डॉक्टर, अभी काउंसलिंग होती थी, डॉक्टर तो छोड़िए, इन्होंने आशाएं हटा दी कोविड के बाद। काफ़ी परेशानी देखने को मिल रही है। आप जैसे कि बता रही हैं वो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था है, यहाँ पर निजी अस्पतालों और डॉक्टरों के खिलाफ चल रहा है। साइड इफेक्ट है, जब सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं होगी तो हताशा में, मजबूरी में गरीब नहीं जाता था बड़े अस्पतालों में, अब जाना पड़ रहा है क्योंकि सरकारी अस्पताल में व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। लखनऊ जैसे शहर में अगर सड़क पर महिला को बच्चा जन्मना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं गाँव में क्या हाल है। क्या इसका असर ये पड़ने वाला है 2000 लोकसभा 24 के चुनाव में, जो लोकसभा के चुनाव होंगे, क्या ये जो मुद्दा है ये असर डालेगा? क्या बीजेपी को नुकसान है, आपको लगता है? देखिए, ये एक मुद्दा नहीं है पर ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है क्योंकि स्वास्थ्य और चिकित्सा जब आपने लोगों से दूर कर दी, आपने बंद कर दिए, जैसे स्कूलों को कंपोजिट कर दिया, ऐसे ही इन्होंने कई काउंसलिंग सेंटर भी कंपोजिट कर दिए, काउंसलर्स हटा दिए। अब महिला कोई न्यूट्रिशन के काउंसलिंग के लिए अलग होती थी लेडी, अब आपने कंपोजिट कर दिया, एक ही काउंसलर छोड़ा। वो काउंसलर करता था नशा मुक्ति का, अब उसे गायनी की काउंसलिंग कर सकता है क्या? वो नहीं कर सकता। ये काम इस सरकार ने करा है, पर ये तो मीडिया का काम है रिपोर्ट करना। हम तो खोद के लाते हैं, सरकारी फाइलों में से निकाल के ला रहे हैं ये इसलिए ये रोष है। तो ये
अब आपको दिख रही है, लेकिन ये 5 साल के क्या कहते हैं 18 घंटे के जो काम करने के परिणाम हैं वो ये हैं। आज गरीब के पास ना चिकित्सा है ना शिक्षा है, दोनों चीज़ें इन्होंने कंपोजिट करके बजट कट डाउन करके लिमिटेड कर दिए और निजी व्यवस्था बढ़ गई है। तो बताते देखिए कितने स्कूल खुलता हो तो निजी है। अगर बड़े बड़े स्कूल गांव में खुल रहे हैं तो फीस भी तो बड़ी है उनकी। 2,000 रुपये महीना फीस दे सकता है गरीब किसान, नहीं दे सकता। अच्छा, जैसे कि आप गठबंधन में हैं, समाजवादी पार्टी आपके इसके साथ है, समर्थन करेंगे आप लोकसभा में, और अभी जैसे ये चुनाव गए हैं 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन जो रिज़ल्ट आया वो आपके पक्ष में नहीं है। पीडीए एक वर्ड इस्तेमाल करे जाता है और अखिलेश यादव उस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। क्या पीडीए ने साथ नहीं निभाया है या आपको क्या वजह लग रही है? नहीं, आप इसका विश्लेषण ठीक से करिए। पहली बात, विधानसभा में गठबंधन नहीं था। विधानसभा में कांग्रेस अलग लड़ी है, हम अलग लड़े हैं और समाजवादी अलग। सीटों के बंटवारों की वजह से ये हुआ है ना, वरना आप हमारी पार्टी का रिजल्ट देखिए, एक सीट है, एक निकाला है, 100% है। तो मैं अपनी पार्टी का बोलती हूँ 100% रिजल्ट है, वोट शेयर भी बढ़ा है। कांग्रेस ने अकेले अगर बीजेपी को, कांग्रेस और बीजेपी का वोट आप देख लीजिए आंकड़ा, कांग्रेस का 10 लाख वोटर ज़्यादा है, सीटें कम है, वोटर ज़्यादा है, बहुत अच्छे संकेत हैं। 24 में इसी कांग्रेस के साथ ये सारी पार्टियां मिल जाएंगी तो बीजेपी कहाँ से लाएगी? अच्छा, जिस तरीके से कहा जाता है कि बीजेपी चाह रही है कि आरएलडी किसी न किसी तरीके से समर्थन दे दे लोकसभा चुनाव में, क्या आने वाले टाइम में यूपी में समर्थन आरएलडी देगी क्या एनडीए को? देखिए, आरएलडी तो जनता के साथ खड़ी है, किसान के साथ, युवा के साथ, महिला के साथ। ये जो मैंने कहा, महिलाओं को इस तरह की चिकित्सा व्यवस्था उनके गांव में आसपास मिलनी चाहिए और वाजिब दाम पे मिलनी चाहिए। किसान को उसकी गन्ने की फसल का रेट वाजिब दाम मिले, खेतों में खाद मिले। खाद नहीं है सोसाइटी में, किसानों की लाइन लगा, सबको लाइन में लगा दिया। युवा बेरोजगार घूम रहा है, अग्निवीर इन्होंने ऐसी लॉन्च कर दी, उसमें युवा जा नहीं रहा। तो यही सारे मुद्दे रहने वाले हैं लोकसभा, ये सारे मुद्दे हैं। किसी भी तरीके से एनडीए से गठबंधन आरएलडी का ये सब वो कर किसानों के पक्ष में 1000 रेट कर दे आज गन्ने का, हम बीजेपी के साथ हैं। अग्निवीर वापस ले ले, भर्तियां खोल दे और स्कूल, शिक्षा और चिकित्सा ये सबको मुहैया कराए गांव-गांव तक। हम तो बीजेपी के साथ हैं। ये व्यक्तिगत थोड़ी है, व्यक्तिगत नहीं है, ये वैचारिक है। उनकी विचारधारा में है ही नहीं सोशल वेलफेयर, उनकी विचारधारा पूंजीवाद की है। आखिरी के सवाल पूछूंगा, जयंत चौधरी और आप कहाँ से चुनाव लड़ने वाले, लोकसभा अगर लड़ने जा रहे हैं? हम समझते हैं 20 सीटों पे हमारी पार्टी मजबूत खुद भी है और गठबंधन को भी बहुत मजबूत कर सकती है। तो इन सीटों पे हमारा दावा है और बाकी कहाँ लड़ेंगे वो अभी गठबंधन का निर्णय है, पार्टी के हमारे बड़े नेता करेंगे। लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, चाहे समाजवादी पार्टी के बीच और कांग्रेस के बीच हो या आरएलडी और कांग्रेस के बीच हो, कहीं ना कहीं टकराव रहा है। जितने आप सीटें मांगते हैं वो सीटें नहीं मिल पाती। अगर यहाँ पर यूपी में सीटों के बंटवारे में ऐसी चीज़ होती है तो क्या इंडिपेंडेंटली जाएंगे या समर्थन करेंगे, क्या करेंगे? ये तो मेरे स्तर का सवाल नहीं है, ये हमारे जो नेता आदेश करेंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हर परिवार में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, असहमति, लेकिन फिर भी परिवार टूटता नहीं है। तो मैं गठबंधन के बारे में भी यही कहूँगी, यहाँ सभी बड़े नेता हैं, सभी की आवाज़ सुनी जाती है, उसी को असहमति बोला जाता है। भाजपा में 2 ही आवाज़ है या कहिए 1 ही आवाज़ है, बाकी किसी की सुनी नहीं जाती। तो वो ठीक है या ये लोकतंत्र ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ मनीषा अहलावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठी, और इनका ये कहना है कि 2024 की तैयारी चल रही है और 2024 की तैयारी 20 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आरएलडी तैयारी कर रहा है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश।